तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक के अंदर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ महिलाओं को बंदी बना करके रखा था। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो इन महिलाओं को गन से शूट करके उन्हें खत्म कर देते हैं। इस हादसे की वजह से इस बैंक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मीडिया में चर्चे हो रहे थे, लोग भड़के हुए थे। इन्हें जानना था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, उन महिलाओं को मारा किसने। इस केस को सोल्व करने का काम गदाज और जेरोनिका को दिया जाता है। ये दोनों बैंक के अंदर आते हैं और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिलहाल किलर को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन गदाज के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि वो 50 सालों से ये काम कर रहा है। तो इस किलर को भी पकड़ना आसान है, बस उसे कुछ सुराग की जरूरत है। यहाँ इन्हें मालूम चलता है कि जल्दबाजी में किलर अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ गया था, लेकिन बैंक को लूटने वाला आखिर जो कोई भी था वो अपनी गाड़ी को छोड़ करके ऐसे क्यों जाएगा। यहाँ गदाज को वेंटिलेशन में खून दिखाई देता है और चेक करने पर वहाँ उसे एक लाश मिलती है। इसके बाद जब वो मॉनिटर रूम में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि लुटेरों ने सभी कैसेट्स को निकाल लिए हैं। यहाँ गदाज को मालूम चलता है कि बैंक का अलार्म सिस्टम बंद कर दिया गया था और उसे बंद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैनेजर था। इसलिए मैनेजर को बुला करके उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब मैनेजर बताता है कि अलार्म सिस्टम में कुछ खराबी थी, वो बार बार बज रहा था। रात के समय में ऑटोमेटिक बजने की वजह से 2 बार पुलिस आ गई थी, इसलिए मैंने उसे बंद करवा दिया। जिस इंसान की वेंटिलेशन में लाश मिली, जब ये लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड था और उस बेचारे को वहाँ होना भी नहीं चाहिए था। उसकी जगह पर कैस्पर को रहना चाहिए था क्योंकि वो वहाँ का बॉडीगार्ड है। लेकिन आखिर कैस्पर की जगह वो क्यों आया ये इन्हें नहीं पता था। इन लोगों को बैंक के अंदर केक भी मिला था। गदाज जब इस केक के बारे में पूछता है तब वेरोनिका बताती है कि कैशियर का बर्थडे था, इसलिए उसके कलीग्स यानी कि वो 3 महिलाएं जल्दी आ गई थी। अब दोस्तों उस बैंक में जो महिलाएं मारी गईं, उनके कुछ फैमिली वालों को दिखाया जाता है। इसी बीच हमें मोरिस नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी की वीडियोस को देख करके रोए जा रहा था। उन 3 महिलाओं में से एक इसकी बीवी भी थी। वेरोनिका जब पूछताछ करने के लिए घर आती है तब मोरिस काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन कमबख्तों को ढूंढो जिन्होंने मेरी बीवी को बेवजह ही मार दिया। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें गदाज को दिखाया जाता है जो कैस्पर से मिलने के लिए उसके बिल्डिंग में जाता है। कैस्पर वही बंदा है जो उस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। गदाज उसके पास आता है और उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेके जाता है। यहाँ हमें कैस्पर की गर्लफ्रेंड मोनिका को भी दिखाया जाता है जो उसके साथ में ही रहती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद गदाज कैस्पर से पूछता है कि आखिर उस रात तुम कहाँ पर थे और सिक्योरिटी गार्ड का काम तुम क्यों नहीं कर रहे थे, तुमने किसी और को क्यों भेजा था। जिसके बाद कैस्पर कहता है कि उसके दोस्त के मिलिट्री में भर्ती होने का शपथ ग्रहण था, वो उसी में गया था अपने दोस्त के पास और वो अकेला नहीं गया था बल्कि उसके साथ में 2 दोस्त और भी थे। कैस्पर उन 2 दोस्तों का नाम लिखता है और इसके बाद गदाज उसे यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। पहले दोस्त का नाम था बारतोस। गदाज उसके पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। यहाँ बारतोस बताता है कि हम तीनों दोस्त समारोह ग्रहण में गए थे, मुझे सुबह में अपना दुकान खोलना था, इसलिए रात के समय में हम 10:30 बजे तक वापस घर आ गए थे। इतना जवाब सुनने के बाद गदाज यहाँ से निकल जाता है। वो यहाँ से निकल करके तीसरे दोस्त के पास जाता है। तीसरे दोस्त का नाम था मारिक जो अपने दादाजी के साथ में रहता है और जानवरों का शिकार करता है, उन्हें बेचता है। जब गदाज उसके पास आकर के पूछताछ करता है तो वो भी ठीक वैसा ही जवाब देता है जो बाकी के 2 दोस्त जवाब दिए थे। वो बताता है कि हम लगभग रात में 10:30 बजे तक वापस घर लौट आए थे। यह जवाब सुनने के बाद गदाज और जेरोनिका बाहर आ जाते हैं। अब इन तीनों के जवाब को सुनने के बाद गदाज जेरोनिका से कहता है कि कैस्पर ने ही ये सब कुछ किया है। यह सुन करके जेरोनिका कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो अभी 20 साल का है और वो इतनी छोटी उम्र में ऐसा कांड नहीं करेगा। जिस पर गदाज कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना, मैं 50 सालों से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब देखना ये है कि क्या गदाज की बात सही है या गलत, मतलब कि क्या इन सब के पीछे कैस्पर और उसके दोस्तों का हाथ है या फिर किसी और का। गदाज वापस से एक बार कैस्पर के पास जाता है और उस गार्ड के बारे में पूछता है जो उसकी जगह पर उस रात था। कैस्पर कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये जवाब सुनने के बाद गदाज यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद कैस्पर जा करके अपनी
अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और अपने दोस्त मारिक के पास जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बार्थोस भी आकर के पहुंच चुका है, जो मारिक के साथ में लड़ रहा था। कैस्पर आकर के फौरन इन्हें छुड़ाता है। उसी वक्त बार्थोस कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अपने दुकान को बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे सामान खरीदना है। यह सुन करके कैस्पर कहता है कि हम उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अभी नई करेंसी है जो आई है, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसी वक्त मारिक कहता है कि हमारे पास डॉलर और जर्मनी करेंसी है, हम उसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, मैं एक बंदे को जानता हूँ। यह सुन करके कैस्पर कहता है कि ठीक है, अगर भरोसे के लायक है तो मुझे उससे मिलवाओ। अब इनकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। बैंक में जो कुछ भी हुआ इन्होंने ही किया है। मतलब कि गदाज गलत नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल सही है। उसे सही लगता है कि कैस्पर ने ये सब कुछ किया है। गदाज को शक था, इसलिए अब वो कैस्पर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। अब एक दिन कैस्पर अपने थेरेपिस्ट मारिया के पास जाता है अपने दिल की बात करने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, जहां मारिया उससे पूछताछ करती है और उसके हाल के बारे में पता लगाती है। मारिया के पूछने पर कैस्पर बताता है कि आखिर वो किस बात से ज्यादा परेशान है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है जिसमें हम कैस्पर को देखते हैं। एक संस्था थी जहाँ बच्चों को रखा जाता था और उन्हें परिवार को दे दिया जाता था ताकि उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके। इस संस्था की जो देख रेख करने वाली है वो है एलिस। बात ये थी कि कैस्पर की जो छोटी बहन थी एवा, उसे भी यहाँ रखा गया था। अब जैसे कि कैस्पर की बहन एवा को भी यहाँ रखा गया था, तो वो बीच बीच में अपनी बहन से मिलने के लिए आया करता था। तो एक दिन जब वो आया तो उसकी बहन यहाँ नहीं मिली, क्योंकि एलिस ने उसे एक परिवार के हवाले कर दिया था। इसलिए कैस्पर बहुत गुस्सा था। जिस परिवार के लोग उसकी बहन एवा को लेकर के गए थे वो उनका एड्रेस लेकर के उनसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन यहाँ जो परिवार के सदस्य थे वो कैस्पर को उसकी बहन से मिलने नहीं देते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि अब हम एवा के परिवार है, तुम यहाँ से चले जाओ, उसे भूल जाओ। वैसे वो अपनी बहन को अपने पास अपने घर लाना चाहता था, लेकिन कैस्पर के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपनी बहन को छुड़ा सके। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त उस इंसान के पास जाते हैं जिनके पास ये लोग पैसों को एक्सचेंज करने वाले हैं। ये लोग अपना पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए हेनियो के पास जाते हैं, लेकिन जब वो करेंसी को देखता है तब वो समझ जाता है कि इन लोगों ने पैसों को लेकर के कहां से आया है। वो कैस्पर को पीटता है और उससे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये पैसा कहां से लेके आया, मैं तुम्हें एक्सचेंज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में थोड़ा पैसा मुझे भी चाहिए। इन लोगों ने अपने गाड़ी में और भी पैसा छुपा करके रखा था। अब एक दिन गदाज कैस्पर की गर्लफ्रेंड यानी कि मोनिका से मुलाकात करने के लिए जाता है। बात ऐसी थी कि वो मोनिका से कैस्पर के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता था, लेकिन जब कॉलेज में पुलिस आकर के उससे पूछताछ करती है तो मोनिका को बहुत बुरा लगता है। उसके दोस्त लोग भी उसे बुरी नजर से देख रहे थे। इसी वजह से मोनिका कैस्पर के ऊपर गुस्सा थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मुझसे पूछताछ करने के लिए आई थी। वो कैस्पर से कहती है कि कॉलेज वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि सारा कांड मैंने किया हो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है जो तुम्हें याद तक नहीं है। बहन का नाम जब बीच में आता है तो कैस्पर गुस्सा हो जाता है और वो फौरन मोनिका को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इस तरीके से मोनिका और कैस्पर के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद गदाज एलिस के पास जाता है और उससे कैस्पर के बारे में कुछ पूछता है। एलिस बताती है कि कैस्पर शुरू से ही अच्छा लड़का नहीं था, इसी वजह से उसकी माँ ने एवा को मेरे पास छोड़ा था। उसकी माँ ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं एवा को कैस्पर के हवाले कभी ना करूं। जब मैंने एवा को एक नए परिवार को दिया तो कैस्पर मेरे पास आया था, वो बहुत गुस्सा भी था। बहन के चले जाने के बाद यहाँ पर कैस्पर कभी नहीं आया। अब इसके बाद गदाज जा करके कैस्पर से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने पैसे तो चुराया लेकिन तुमने उन महिलाओं को मारा क्यों, मुझे ये जानना है। यह सुन करके कैस्पर कहता है कि तुम मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन अब कैस्पर को मालूम चल गया था कि अब गदाज को उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया है। गदाज को रास्ते से हटाने के लिए कैस्पर जा करके हेनियो से मिलता है और उससे एक गन मांगता है। वो हेनियो से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गदाज से मुलाकात करवाओ। अब इस तरीके से हेनियो गदाज से बात करता है और वो कैस्पर से मिलने के लिए भी कहता है। गदाज वैसे भी कैस्पर से मिल करके अच्छे से बात करना चाहता था। कैस्पर उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि बैंक में जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया है और तुम साबित ही नहीं कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो गदाज के ऊपर गन तान देता है और अब यहाँ
पर हमें बैंक का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ में दिखाया जाता है कि उस दिन कैस्पर अपने दोनों दोस्तों के साथ बैंक के अंदर गया था और उसने सबसे पहले गार्ड को ठिकाने लगाने के लिए उसे गन से शूट कर दिया। अब दोस्तों हमें सिर्फ इतना ही सीन दिखाया जाता है। इधर कैस्पर जब गदाज को शूट करने के लिए गन चलाता है तब उसे मालूम चलता है कि गन में तो गोली ही नहीं है। उसी वक्त गदाज उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथों में जो गन था उसे ले लेता है। इसके बाद गदाज उससे कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैं हेनियो को काफी अच्छे से जानता हूँ, और बात रही सबूत की तो तुम्हें पकड़ने के लिए मैं जल्द ही कोई सबूत ढूंढ लूंगा। तुमने बैंक की 3 महिला और एक गार्ड को मारा है, इतनी आसानी से तुम बच करके नहीं जाने वाले हो। अब इसके बाद दोस्तों गदाज जा करके हेनियो से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि हेनियो ही था जिसने गन तो दिया लेकिन उसमें गोली नहीं डाला था। तो एक प्रकार से हेनियो ने गदाज की जान बचाई है। अब सबूत ढूंढने के लिए गदाज को थोड़ा और तहकीकात करनी होगी, थोड़ा और पूछताछ करना होगा। तो इसलिए गदाज अब पूछताछ करने के लिए उस जगह पर जाता है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह था। यहाँ पर आने के बाद इनकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है जो कैस्पर के बारे में इन्हें एक एक बातें बताता है। वो सोल्जर इन्हें बताता है कि जब कैस्पर यहाँ पर आया था तो वो अपने साथ दारू लेकर के भी आया था। हमें छूट मिली थी, हम तो एंजॉय कर रहे थे, हमने 2 दिन तक दारू पिया और काफी एंजॉय किया। और अगले दिन सुबह में कैस्पर ने कुछ स्टिक्स को भी जलाया था। गदाज के कहने पर वो सोल्जर इन्हें लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ कैस्पर ने स्टिक्स को जलाया था, और यहाँ पर इन्हें वो कैसेट मिलता है जो कि बैंक का था। अब यहाँ से दोस्तों हमें फिर से आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि उस गार्ड को मारने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले गार्ड की लाश को ठिकाने लगाया। इन लोगों ने कैमरे के सारे डीवीडी को भी निकाल लिया था, लेकिन जब ये लोग पैसों को चोरी करने के लिए तिजोरी के अंदर गए तब इन्हें मालूम चला कि यहाँ तो पैसे बहुत कम है, क्योंकि ये लोग लेट हो गए थे। इनके आने से कुछ समय पहले ही सारे पैसों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। उसी वक्त हम 3 महिलाओं को भी देखते हैं जो कि कैशियर का जन्मदिन मना करके नीचे आ रहे थे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, ये तीनों बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। तो अब इतना दिखाने के बाद अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन बारतोस बैंक में गया था अपनी माँ के साथ, और यहाँ पर बारतोस को उस महिला की छवि दिखाई देती है जिस महिला को इन लोगों ने बैंक में गोली मार करके जान से खत्म कर दिया था। उस महिला की छवि को देख करके बारतोस बहुत घबरा जाता है और डरने भी लगता है। उसका बीपी लो हो गया था, इसलिए उसे एडमिट किया जाता है, और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ये बात गदाज को मालूम चल गया। ये जानकारी मिलते ही गदाज को मालूम चल जाता है कि अब कमजोर कड़ी कौन है। एक दिन एक लड़का बारतोस को एक फोटो दे करके जाता है। उस फोटो को देखते ही बारतोस बहुत डर जाता है और घबराने लगता है। उस फोटो को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि गदाज ही था। उसने जानबूझ करके वो फोटो बारतोस को भेजा ताकि बारतोस और डरे। डर की वजह से उसने कैस्पर को अपने घर पर बुला लिया था। अब कैस्पर और बारतोस के बीच जो बातें हो रही थी ना, इनकी बातों को गदाज माइक के जरिए सुन रहा था। यहाँ कैस्पर जब उस फोटो को देखता है जो गदाज ने भेजा था, तो वो फोटो उस मरी हुई महिला की थी जिसे इन लोगों ने बैंक में मार दिया था। बारतोस को और परेशान करने के लिए जेरोनिका मोरिस के पास जा करके उससे एक डीवीडी लेती है। इस डीवीडी में वही वीडियो थी जिसमें वो अपनी बीवी बच्चे के साथ बर्थडे मना रहा था। अब जैसे कि इस महिला को भी इन लोगों ने बैंक में जान से मार दिया था, तो इसीलिए इस महिला की वीडियो को देख करके बारतोस बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। इस वीडियो को देख करके फाइनली बारतोस कैस्पर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं सब कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट करता है और गदाज के पास कॉल करके उससे कहता है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। इधर कैस्पर भाग करके जब बारतोस के घर आता है तो उसे मालूम चलता है कि बारतोस निकल चुका है। हालांकि यहाँ पर कैस्पर जब फोन में आखिरी कॉल को सुनता है तो उसे मालूम चल जाता है कि इस वक्त बारतोस पुलिस स्टेशन जा रहा है। बारतोस कमजोर था, गदाज उसे इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। वो गवाह बन करके गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था और इधर जो कैस्पर था वो उसे रोकने के लिए जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जेरोनिका और गदाज बारतोस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारतोस बस से जैसे ही नीचे उतरता है तो उसी वक्त यहाँ पर कैस्पर आ जाता है, जो कि बारतोस को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो बारतोस को लेकर के कहीं दूर चला जाता है। यहाँ वो बारतोस से कहता है कि सिर्फ
1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद तुझे सारा सामान मिल जाएगा। इतना कहते हुए कैस्पर पीछे जाता है और एक रस्सी ले लेता है। उस रस्सी को बारतोस के गले में लपेटने के बाद उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक बारतोस की सांसें चलना बंद नहीं हो जाती है। अब कुछ समय के बाद जब पुलिस वाले यहाँ जांच करने के लिए आते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि बारतोस ने खुद को फांसी लगा लिया है, लेकिन गदाज को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब इसके बाद जो कैस्पर था वो मारिक के पास जाता है और उसे बताता है कि बारतोस हमारा पोल खोलने वाला था, इसलिए मैंने उसे जान से खत्म कर दिया। यह सुन करके मारिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कैस्पर से कहता है कि बारतोस हमारा भाई था, तुमने बारतोस के साथ बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक हैवान हो, तुम अपनी बहन के लायक बिल्कुल नहीं हो। इतना कहते हुए वो अपनी गन निकाल लेता है और जब वो कैस्पर को शूट करने के लिए गन को चलाता है तब उसे मालूम चलता है कि गन में तो गोली ही नहीं है, क्योंकि कैस्पर पहले ही यहाँ पर आकर के गोली को निकाल दिया था। कैस्पर के पास चाकू था जिससे वो मारिक को भी खत्म कर देता है। मारिक को भी खत्म करने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। ये सब कुछ कैस्पर की एक चाल थी, वो बस बचना चाहता था। मारिक की जांच करने के लिए जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तब इन लोगों को वो पैसा मिलता है जो बैंक से लूटा गया था। अब इसके बाद जब कैस्पर से पूछताछ किया जाता है तब वो बताता है कि मारिक ने ही मुझे और बारतोस को इन सब में फंसाया, हम ये नहीं करना चाहते थे लेकिन उसने जबरन करवाया। मैं पुलिस को सब बताने वाला था लेकिन मारिक ने मुझ पर हमला किया और इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए उसको मार दिया। अब इस गवाही को देने के बाद गदाज को पता था कि कैस्पर बच जाएगा, लेकिन गदाज ये चाहता था कि कैस्पर कबूल करे कि बैंक में जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे उसका हाथ है। कैस्पर कहता है कि तुम ये साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचा हुआ है। गदाज उसे डरा धमका करके उसे मारने की भी धमकी देता है, लेकिन कैस्पर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। गदाज को जब मालूम चल जाता है कि कैस्पर अपना मुंह नहीं खोलेगा तो वो उसे छोड़ करके बाहर आ जाता है। इसके बाद गदाज फिर से पूछताछ करने के लिए दोबारा से मिलिट्री कैंप में जाता है। इस बार गदाज मेजर से बात करके उस सोल्जर से मिलना चाहता था जो उस रात पहरेदारी कर रहा था। जब गदाज उस सोल्जर से मिलता है तो वो सोल्जर गदाज को देखते ही रोने लग जाता है। ये सोल्जर गदाज को बताता है कि उस रात जब पार्टी हो रही थी तो मैं सो गया था और मेरी गन कहीं गायब हो गई थी। मैंने उस गन को हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली, लेकिन फिर सुबह में पता नहीं कैसे झाड़ियों में मुझे वो गन मिली जबकि वहाँ वो नहीं थी और मेरे गन में से कुछ गोलियां भी गायब थी। मैंने इसके बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे कैंप से निकाल दिया जाता और मुझे जेल भी हो जाती। इसके बाद जब सोल्जर गन लेकर के आता है तब हमें मालूम चलता है कि ये वही गन है जो गन उस दिन कैस्पर ने बैंक में इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर दोस्तों सीन हमें थोड़ा आगे दिखाया जाता है कि उस दिन बैंक में हुआ क्या था। तो बैंक को लूटने के बाद जो पैसा इन्हें मिला उन पैसों को लेकर के ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन दोस्तों दिक्कत तब हो जाती है जब महिलाओं के सामने बारतोस ने कैस्पर का नाम ले लिया, जिसकी वजह से महिलाओं को मालूम चल गया कि इसमें कैस्पर भी शामिल है। तो कैस्पर कहीं दूर का नहीं बल्कि इसी शहर का था और ये महिलाएं भी कैस्पर को अच्छे से जानती थी। अब अगर कैस्पर इन महिलाओं को जाने देता तो वो जेल जाता, क्योंकि ये महिलाएं कैस्पर का नाम ले लेती। तो इसी वजह से कैस्पर ने इन महिलाओं को गन से शूट कर दिया। आखिरी में एक महिला बची हुई थी और गोली खत्म हो गई थी, जिसके बाद मारिक ने एक थैले को उठाया और उस आखिरी महिला का सांस रोक करके उसे जान से मार दिया। तो अब इस तरीके से कैस्पर का पूरा खुलासा हो चुका था। कैस्पर को पकड़ने के लिए आर्मी वाले उसके घर आकर के पहुंच चुके थे। कैस्पर को इसके बारे में मालूम चल गया था, इसलिए वो अपने बोरिया बिस्तर को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। जब आर्मी वाले घर के अंदर आते हैं तो उन्हें कैस्पर नहीं मिलता है, लेकिन गदाज को पता था कि कैस्पर कहाँ भाग करके गया है, इसलिए गदाज खुद उससे बात करने के लिए वहाँ पर जाता है। गदाज आर्मी वालों से गुजारिश करता है कि वो गोली न चलाए, वो कैस्पर को लेकर के बाहर आ जाएगा। दरअसल दोस्तों कैस्पर अपनी बहन से मिलने के लिए उसके नए परिवार के घर आया था। ऊपर के कमरे में जब वो अपनी बहन के साथ बैठ के गेम खेल रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर गदाज आता है, जो कि कैस्पर से कहता है कि तुम्हें इसी वक्त चलना होगा। उसकी बहन कहती है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो कैस्पर को गले लगा लेती है। दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और इसके बाद कैस्पर बाहर आता है। गेट पर आने के बाद वो अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त आर्मी वाले उसे गन से शूट कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आखिरी में जो कैस्पर बचा हुआ था वो भी मारा जाता है। मुजरिमों को सजा मिल चुकी थी, इसलिए जो भड़के हुए लोग थे वो शांत हो जाते हैं। बैंक की आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।